नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में गांधी चौक पर राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ध्वज हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण को साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी से राष्ट्र की सेवा में योगदान देने की आह्वान किया। आगामी चुनावों की तैयारियों और संगठनों को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से भाजपा ने विधानसभा सम्मेलन 2026 का आगाज कर दिया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा से इस सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा, काउस सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस सम्मेलन के जरिए पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि योजनाएं आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके। काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले में भक्ति का अद्भुत माहौल था, जहां मां बाल सुंदरी मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्ति में डूब गए थे। भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा की भजन संध्या में वातावरण को और भी दिव्य बना दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और मां बाल सुंदरी के दरबार में मत्था टेककर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मुख्यमंत्री ने मंच से विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाएं की और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। धान के बारे में हम लोगों ने फैसला ले लिया कि इस साल धान जो है ग्रीष्मकालीन जो लगाया जाता है वो लगाया जाएगा। किसी भी किसान भाई को इसमें जो है कोई परेशानी न हो, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि उसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक केंद्रीकृत किचन है, जिसमें बच्चों को जो है ताज़ा भोजन मिलेगा, गर्म भोजन मिलेगा और 50,000 बच्चे यहाँ पर उस भोजन को प्राप्त कर सकेंगे आने वाले समय में। तो जो भूमि की कुछ बीच में कुछ उसमें सहमति नहीं बन पाई है, मैं जिलाधिकारी से कहूँगा कि तत्काल उसको सहमति बनाकर उस भूमि का समाधान करें, जिससे कि हमारे बच्चों को जो है उसका भोजन प्राप्त हो। एडलिप तो कर और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि आप देख रहे हैं, मेले में अनावरण किया है। मां बाल सुंदरी का दर्शन भी किया है उन्होंने। कार्यक्रम में श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं। काशीपुर में चैती मेले में भक्ति का ये अद्भुत माहौल आपको देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां बाल सुंदरी से कामना की है कि देश में, प्रदेश में खुशहाली मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काशीपुर में चैती मेले में भक्ति का ये अद्भुत माहौल, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां बाल सुंदरी से कामना करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ जो है कि दिखाई दे रहा है। काशीपुर में चैती मेले में भक्ति का ये अद्भुत माहौल आपको भी भक्ति में शराबोर कर देगा। देखिए, ये आपके सामने ये हमने ये रिपोर्ट दिखाई है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच ये मेला संचालित।
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ईरानी और खाड़ी क्षेत्र में चल रही भयंकर युद्ध की स्थिति भारत पर गंभीर असर डालेगा। उन्होंने कहा कि हमारे एक सवा करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और ईरान से हमने गहरे आर्थिक संबंध बनाए हैं। रावत ने यह भी कहा कि भारत का नेतृत्व जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने में विफल हो रहा है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो एक भयंकर युद्ध की स्थिति है, जो एक थोपा गया युद्ध है, उसका भारत के ऊपर गंभीर असर पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके गंभीर असर है। हमारे लगभग 1.25 करोड़ लोग गल्फ क्षेत्र में अपनी आजीविका का पालन करते हैं और देश के लिए धन कमा करके भेजते हैं। ईरान के साथ और गल्फ क्षेत्र के साथ हमारे गहरे आर्थिक संबंध हैं। तेल, गैस आदि की आपूर्ति में उन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। ईरान का स्वयं बहुत बड़ा योगदान रहा है और ईरान के साथ हमारी बहुत गहरे दोस्ताना संबंध। जिस समय अमेरिका ने हम पर कई तरीके के दबाव डाले थे, उस समय भी ईरान हमारे साथ तेल रुपये में खरीदने की अनुमति देता था। मतलब हमसे कहता था डॉलर नहीं है भैया तुम्हारे पास, तो तुम रुपये में हमारा तेल ले जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरा अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पाल ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि पहले पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच तनाव नजर आ रहा था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि पीएम मोदी ने पहले हाईवे का उद्घाटन क्यों नहीं किया। साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी के मुद्दे पर भी पीएम मोदी से जवाब की मांग की है। अब जब चुनाव नजदीक है तो इस दौरान चुनावी मोड में ही रहेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है उत्तराखंड की धरती पर। अभी तो आए थे कुछ महीने पहले, मगर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी धामी जी से कुछ नाराज चल रहे थे। धामी जी बार बार उनके पास जा रहे हैं और ये साफ है कि अब ये बातें कि वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं करा जा रहा है। और जिस हाईवे के उद्घाटन की बात करी जा रही है, वो पहले उद्घाटन क्यों नहीं किया। अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा सब कुछ चुनावी मोड में रहेगा, लेकिन क्या अब वो आ रहे हैं कुछ खुशखबरी देने के लिए जनता को, क्योंकि अंकिता भंडारी के मुद्दे पे उनसे जवाब चाहिए। जो वीआईपी के तौर पर नाम आए हैं गट्टू बट्टू वट्टू के, इन्हीं के नेताओं के द्वारा उनके ऊपर जवाब दे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बताए कि पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा और क्यों भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जो गुटबाजी है उसके कारण से हमारी जनता कर रही है त्राहिमाम। युवा पूछ रहा है सवाल, महिला पूछ रही है सवाल और उत्तराखंड की जनता पूछ रही है उनसे सवाल। उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का दौर तेजी से हो गया है। शुरुआत हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और एक पूर्व विधायक का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रही है और पलटवार की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल की संभावना जताई जा रही है। अभियान तो ज्वाइनिंग का चल रहा है और ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज भी हमारे संपर्क में है। बहुत जल्दी ऐसे लोग भी आपके सम्मुख होंगे। अनेकों दलों के बहुत प्रभावशाली लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए हम बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपके सम्मुख होंगे।
खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और ईरान, इजराइल समेत कई देश के बीच जारी युद्ध के कारण इस बार हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। अप्रैल में शुरू होने वाले इस पवित्र यात्रा में उत्तराखंड से 1366 यात्री शामिल होंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यात्रियों और उनके परिजनों में असमंजस और बेचैनी का माहौल है। सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और जल्द ही शांति की बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त जंग का वातावरण है और उसका जो एपी सेंटर बना है वो मिडिल ईस्ट बना है। और हम सब जानते हैं कि हज के लिए भी मुसलमान सऊदी अरेबिया जाता है, जहां की एक तरह से जंग चल रही है। तमाम लोग जो टीकाकरण में आ रहे हैं, तमाम लोग जो हज जाना चाहते हैं, सबके सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुके और उनकी यात्रा आसान हो जाए, क्योंकि जंग किसी कीमत पर भी कोई सल्यूशन नहीं है। बेगुनाह लोग मरते हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन अपनी जिद के आगे जो मासूम बेगुनाह लोग मरते हैं वो मुझे लगता है वो दुख का विषय रहता है। और हमेशा भारत की तो लाइन हमेशा से रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम तो पूरी दुनिया को वसुधा अपने परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम के मानने वाले। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि परिवार में आपस में प्यार और मोहब्बत बने। नफरत के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। और मैं ही कहता हूं कि तमाम मुसलमान जो हज जाने वाले हैं या जो अच्छे लोग हैं, वो सभी ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुके और जंग किसी कीमत पे भी इंसानियत के। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई सौगात मिलने से खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 5 करोड़ की लागत से कम्युनिटी हॉल और 50 करोड़ से अधिक की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। विधायक तिलक राज बेहड़ का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। विधायक बेहड़ ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है और आने वाले समय में और भी योजनाएं धरातल पर उतारी जाएगी। देखिए, कुछ योजनाएं हमारी रुकी हुई थी, उनकी स्वीकृति प्रदान हुई है। जैसे कम्युनिटी हॉल का जीओ हुआ है, एक हमारी नगला डरिया सड़क का जो है उसका शासनादेश हुआ है 22 करोड़ का, कम्युनिटी हॉल का 5 करोड़ का हुआ है, शिमला कुरैया मार्ग का 20 करोड़ के लगभग हुआ है। और कुछ हमारी स्थानीय सड़कें थी छोटी, वो 8-10 सड़कें हमारी जो रुकी हुई थी, उसमें पंतनगर की भी मुख्यमंत्री घोषणा की सड़कें थी 2। तो विकास को लेकर जो हमारी योजनाएं थी उसको हमें उपलब्धि हासिल हुई है। सबसे बड़ा कम्युनिटी हॉल का शासनादेश होने से बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो उसको लेकर जनता को बधाई देने के लिए मैंने बुलाए थे, सबको जनता को बधाई देता हूँ। और किच्छा के अंतर निरंतर विकास चलता रहेगा, डेवलपमेंट चलता रहेगा और ये प्रक्रिया है, ये रुकेगी नहीं डेवलपमेंट की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत पहुंचाई है। चमरौली ग्राम पंचायत के नागराजा मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 74 उद्यमी परिवार को 93 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए हैं। मंत्री जोशी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्राम उत्थान परियोजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं ताकि प्रभावितों को अस्थायी आजीविका मिल सके। भीषण आपदा मेरे क्षेत्र में आई थी, कई परिवारों को नुकसान पहुंचा। पूर्व में भी सरकार के मानक के रूप में मुआवजा इनको दिया गया है। और अभी क्योंकि विभाग मेरे पास था, ग्राम विकास के माध्यम से 7 ग्राम सभाओं के 74 लोगों को 93 लाख रुपये की सहायता राशि हमने आज वितरित की है ताकि वो लोग अपना काम कर सकें, अपना रोजगार कर सकें।
और धामी सरकार हर संकट की घड़ी में इन आपदा पीड़ितों के साथ में, क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। इस क्षेत्र से अभूतपूर्व समर्थन मुझे व भारतीय जनता पार्टी को पिछले वर्षों से लगातार मिलता जा रहा है। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि भविष्य में भी उनके हर दुख में, हर सुख में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है और मैं हमेशा उनके साथ हूं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कुमाऊं के चल रही विकास योजनाओं और शीतकालीन यात्रा ने राज्य को पर्यटन को नई दिशा दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि मानसून खंडमाला मिशन के तहत मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ साथ प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा की पहल से अब ठंड के मौसम में भी बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य में पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। जनता को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा उत्तराखंड देवभूमि पर्यटन के क्षेत्र में काफी जाना माना नाम रखता है और यहाँ की खूबसूरत वादियां अपने आप में एक सौंदर्यीकरण का अद्भुत परिचय देती हैं। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मानस खंडमाला मिशन का भी जो परियोजना चलाई गई है, उससे हमारे कुमाऊं क्षेत्र की तरफ को सभी नैसर्गिक सुंदरता को दिखाने के लिए और जो हमारे वहां पर मंदिर है उसको दर्शाने के लिए उनका पुनर्निर्माण कार्य का कार्य हो रहा है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का भी जो कार्य शुरू किया गया है, इससे हमारे लाखों करोड़ों पर्यटक यहाँ पर ठंड के मौसम में भी आ सकते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड की खूबसूरती का नजारा देख सकते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हमारी डबल इंजन सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उससे उत्तराखंड को राजस्व में भी फायदा हो रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में एक नजीर पेश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैडम, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दायित्वधारियों की नई सूची जारी की तैयारियां की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि यह पार्टी के निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले ही दायित्वधारियों की 3 सूचियां जारी हो चुकी हैं और इस विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा हुई है। महेंद्र भट्ट ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही 2 और सूचियां जारी की जाएगी ताकि संगठन में नई जिम्मेदारियां तय की जा सके। यह कदम संचार की ओर, संरचना की ओर एक मजबूत करने वाला प्रयास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी, 3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां अभी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आज ही चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूचियों को निकालेंगे। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही है। इस कड़ी में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधाओं से बचाने के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय और उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश सीमा पर नारसन बॉर्डर पर भी उपलब्ध होगी, जिससे यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो सके। का शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। उसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर, बड़ी चारधाम गाड़ी फिटनेस बॉर्डर पे चेक करा जाएगा, जाकि उसके गाड़ी के टायर पॉल्यूशन फ्री है नहीं है, उसके नॉन पूरे कर रही है नहीं कर रही ग्रीन के, वो सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे और तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा जब वो फिट होगी। उसका ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर फिट है नहीं है, सभी चीजें चेक करी जाएगी। टैक्सी वाला जाएगी जैसे जो करेगा और कहते हैं चलाने की कार्रवाई भी उसके अलावा और भी बहुत सारे
हमारे नियम है उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, यात्रा के समय हमने लोगों ने जो हमारे मालवाहक ट्रक है उनके लिए प्रतिबंध लगाया है कि हमारे जो काम चल रहे हैं इसमें गार्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है, वो मटेरियल ना जाए, उस समय बड़े ट्रक ना जाए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और जो रात में जो है मालवाहक वाहन चले और दिन में यात्रा वाहन चले, जिससे कि सभी को अपना यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो। निश्चित रूप से टाइम फिक्स करा जाएगा। यात्रा जो है रात के 9 बजे के बाद नहीं चलेगी और सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोट द्वार में शहीदों की स्मृति को अस्थायी बनाने के लिए शहीद स्मारक बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रयासरत है। समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शहीद स्मारक निर्माण के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी पौड़ी को पत्र भेजा है। इस पर मामले में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी स्तर पर लिया जाना है। यह कदम शहीदों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। दौर में एक शहीद स्मारक की यहाँ पे एक अवधारणा को मूल रूप देने के लिए एक व्यापक एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था और उसमें वो प्रस्ताव अपने जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पास करते हुए उसको जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया, लेकिन वर्तमान में वो वहाँ पे विलंब पड़ा हुआ, जिसके कारण वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उस फाइल को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिसके माध्यम से हमें कहीं न कहीं यहाँ पे अपने शहीदों को नमन करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो। अभी जो है कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब तक 28 मार्च तक 3,32,000 से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। जो 4 धाम यात्रा में सबसे ज्यादा पैदल मार्ग पर जमी भारी बर्फ को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके लिए 60 मजदूरों की टीम 2 हिस्सों में बटी हुई है, जो बर्फ हटाने के कार्य को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होनी है एवं उसकी तैयारियां खंड द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। यात्रा को सुगम, सरल एवं सुरक्षित बनाए जाने हेतु बर्फ सफाई का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में खंड द्वारा बर्फ सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 60 श्रमिकों द्वारा बर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें 2 टीमों में विभाजित किया गया है। एक 30 सदस्यीय टीम केदारनाथ धाम से बर्फ सफाई करते हुए नीचे की तरफ प्रस्थान कर रही है एवं अन्य 30 सदस्यीय टीम जो कि छोटी लिंचोली से बर्फ सफाई करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में छोटी लिंचोली एवं केदारनाथ के मध्य लगभग 6 से 7 ग्लेशियर पॉइंट है, जिसमें कि कुबेर एवं भैरव ग्लेशियर की सफाई करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में 12 से 18 फीट बर्फ जमी हुई है और आगामी मौसम को देखते हुए भी बर्फ पड़ने की आशंका है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ। धन्यवाद।